आपने कविता लिखी है सीधी जिला कहलाता है, जी। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा और कितनी लोकप्रिय हुई है कविता? आप गांव से बिलोंग करते हैं जी। क्या आपने अभी तक गांव की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी कोई कविता लिखे हैं? जी। आप जैसे कविता लिखते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इस कविता को लिखते हैं, क्या इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? जी। गांव की कई ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है और वो प्रतिभाएं दब जाती हैं। जी। किसी भी क्षेत्र में हो, आप जी। कवि हैं, कवि के क्षेत्र में ले लीजिए, खेल के क्षेत्र में ले जी। लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में ले जी। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये प्रतिभा उभर कर सामने आए? इस क्षेत्र में आपकी कविताओं का कितना असर पड़ रहा है और कितना इस कविता का महत्व है? अभी तक आपने कितनी कविताएं लिख चुके हैं? एक पंक्ति थी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी। इस पंक्ति को लेकर आप क्या कहेंगे? आप अपनी कविताओं के लिए जी। कोई, ये कहा जाए कि उपन्यास, जी। या ये कहा जाए कि कोई ऐसी किताब जी। या ऐसा कोई लेखन लिखेंगे जो आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी को जी। एक अनुयायी के रूप में मिल सके? जैसे मोबाइल की भी बात आई जस्ट, मोबाइल अगर देखा जाए जी। तो वर्तमान में आप उसको किस रूप में देखते हैं, मित्र के रूप में या शत्रु के रूप में? कविता लिखने की सर्वाधिक और महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? अब आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ। जी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सभ्य समाज, जी। जो शिक्षित वर्ग भी हैं जी। या शिक्षित नहीं भी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन में करूंगा, जी। वो गलत दिशा की ओर मुड़ रहे हैं। जी। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? क्या उसके लिए भी आप कोई कविता लिखे हैं या लिखेंगे? आप आने वाले समय में क्या बनना चाहेंगे, क्या तैयारियां आप कर रहे हैं, आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है? आपका जर्नलिज्म की ओर झुकाव है? सीधी जिले के एक ऐसे बाल कवि अमन द्विवेदी, जिन्होंने यह सीधी जिला कहलाता है कविता लिखकर पूरे सीधी जिले में और पूरे न्यूज़ चैनलों में, पूरे न्यूज़पेपरों में सुर्खियां बटोर ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमन द्विवेदी की, जो सीधी जिले के सिहावल तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनबरसा से ताल्लुकात रखते हैं और एक किसान परिवार के घर से ये ताल्लुकात रखते हैं। इस वर्ष वो कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हैं। पिछली वर्ष उन्होंने कक्षा 10वीं में पूरे मध्य प्रदेश में 6वां रैंक लाकर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया था। तो सीधे हम अमन द्विवेदी से बात करेंगे कि वे जो कविताएं लिख रहे हैं इसको लेकर के उनका क्या मंतव्य है, क्या वो कहना चाहते हैं। खासकर सीधी जिला कहलाता है, जब इन्होंने कविता लिखी तो इनका उद्देश्य क्या रहा और इस कविता को लेकर के वो क्या कहते हैं और कैसे उनकी ये कविता लोकप्रिय हुई है। तो अमन द्विवेदी जी, आपका प्रथम न्याय न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविता लिखी है सीधी जिला कहलाता है, जी। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा और कितनी लोकप्रिय हुई है कविता? इसके पीछे ये उद्देश्य प्रमुख से रहा क्योंकि सीधी जिला जो हमारा है वो मध्य प्रदेश में ट्राइबल बेल्ट में शामिल है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं जो मतलब कि बहुत शुमार हैं, लेकिन वो मतलब कि बहुत उनका महत्व है, लेकिन वो उतने फेमस नहीं है। जैसे आपको पता है कि अकबर के नवरत्न का जन्म हमारे सीधी जिले के घोघरा में हुआ था। तो ये इसका उद्देश्य था कि हमारा सीधी जिला भी प्रसिद्ध होना चाहिए, ये देश ही नहीं अपितु विश्व में भी लोग इससे जाने, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। आप गांव से बिलोंग करते हैं जी। क्या आपने अभी तक गांव की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी कोई कविता लिखे हैं? जी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने इसके संबंध में एक कविता लिखी है जिसकी 2 पंक्ति है कि गांव में ही लगती है सभा और वहां जाने पर ही मालूम होता है वहां क्या होती है प्रतिभा। ये इसकी कुछ पंक्तियां हैं। जी। आप जैसे कविता लिखते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इस कविता को लिखते हैं, क्या इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? कविता के लिए सबसे पहली चीज़ है अध्ययन। पहले हमको मतलब कि डिसाइड करना पड़ता है कि हमको पहले किस बारे में लिखना है, फिर उसके बारे में अध्ययन और फिर कुछ ऐसे शब्दों का चयन जिससे राइम्स बैठे कि वो मतलब कि वो कविता वो गद्य की विधा में न आके पद्य की ही विधा में रहे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वो है कि अध्ययन पहले और फिर वो अपने आप थोड़ा सा कि कुछ कल्पना करनी पड़ती है तो फिर वो पूरी रचना हो पाती है। आपको क्या लगता है कि जो आपकी कविताएं होती हैं जी, तो किस प्रकार वह लोगों तक पहुंचती हैं या लोगों को कैसे वह जागृत करती हैं? ये लोगों को उस प्रकार से जागृत करते हैं, जैसे कि ये उदाहरण के लिए मैं लूँ, यह सीधी जिला कहलाता है, तो उससे अगर मान लीजिए किसी को नहीं मालूम है भाई सीधी में ऐसे स्थल हैं कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि ये स्थल हमारे यहाँ ही हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी जानकारी मिलती है। साथ ही कई ऐसी कविताएं होती हैं जैसे शिक्षा पे हो गई और कई विषयों पे, वो लोगों को किसी न किसी प्रकार से वो जागृत भी करती हैं, समाज में चेतना लाने का काम करती हैं। जैसे आप कविताएं लिखते हैं, जी। गांव की कई ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है और वो प्रतिभाएं दब जाती हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, आप कवि हैं, कवि के क्षेत्र में ले लीजिए, खेल के क्षेत्र में ले लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये प्रतिभा उभर कर सामने आए?
अब ये इसके लिए तो देखिए उनको प्रयास करना पड़ेगा, जैसे कि जो उचित अथॉरिटी है उसके पास जाएं कि भाई हमारे पास ये है। अगर कोई मान लीजिए कि साइंस एग्जीबिशन है या कुछ भी, कि आप उचित अथॉरिटी के पास जाइए। जैसे कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भाई बात करिए, भाई कोशिश करिए कि जैसे कि समन्वय आपको देखिए स्थापित करना पड़ेगा। आपके पास तो कोई नहीं आएगा खैर कि आपके पास है तो हम आपको मंच प्रदान करेंगे। आपको उच्च अथॉरिटी के पास जाना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी, चाहे जिस तरीके से आपको प्रयास देखिए सबसे ज़रूरी है इसमें। चूंकि आप बिंद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जी। ये कहा जाए कि पूरे रीवा सीधी जितने भी ये क्षेत्र हैं, जी। तो इस क्षेत्र में आपकी कविताओं का कितना असर पड़ रहा है और कितना इस कविता का महत्व है? देखिए इस कविता का महत्व है, इससे लोगों को बिंद की आपने बात की तो बिंद के लिए मैंने एक अलग से भी रचना की है। बिंद हमारा वाइट टाइगर की भूमि कहा जाता है, ये बहुत इसके लिए फेमस है। तो देखिए इससे क्या होता है कि लोगों में अगर ये कविता है तो इससे हम कोई भी जानकारी बहुत सटीक तरीके से लोगों तक पहुँचाने में धीरे धीरे कारगर हो रहे हैं। अभी तक आपने कितनी कविताएं लिख चुके हैं? मैंने अभी करीब 30+ मेरी कविताएं हो चुकी हैं। 30+? जी। जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस कविता कौन सी थी? यह सीधी जिला कहलाता है। सीधी जिला कहलाता है। एक पंक्ति थी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी। इस पंक्ति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये पंक्ति बहुत सार्थक है कि आप देख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि रवि है जो वो सभी जगह अपना प्रकाश कर रहा है, विश्व को सभी हम सबको प्रकाश दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये पंक्ति है आपने जो अभी उद्बोधित की है, वो कहना चाहती है कि कवि की कल्पना के समान रवि की किरणें नहीं हैं। जैसे एक मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है शायद, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, तो वो कि मेघों को वो अतिथि के रूप में लाते हैं, उनकी गर्जना को बताते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वो भी बादलों के माध्यम से कई कविताएं कहना चाहते हैं। तो वो ये जो लाइनें हैं जिनकी भी है मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये कल्पना कहना चाहती है कि कवि वहाँ तक पहुँच पाता है, उसकी कल्पना वहाँ तक है कि जहाँ तक रवि की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं। कविता लिखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप कल्पना, क्योंकि अगर कोई भी सोचे अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कल्पना है कविता लिखने के लिए। क्या आप अपनी कविताओं के लिए जी कोई ये कहा जाए कि उपन्यास या ये कहा जाए कि कोई ऐसी किताब जी या ऐसा कोई लेखन लिखेंगे जो आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी को जी एक अनुयायी के रूप में मिल सके? जी देखिए अभी तो मेरा एक हिंदी व्याकरण की बुक है, वो मतलब कि सतत लेखन में है, वो समाप्ति की ओर है। साथ ही मात्रा में हो जाएंगी तो इनके संग्रह के बारे में विचार किया जाएगा। जी। ये सब सारी चीज़ें आप किन्हीं पुस्तकों से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लेखन करते हैं, या स्वयं विवेक से, या फिर मोबाइल से? ये सब का ये समायोजन रहता है, कॉम्बिनेशन। मोबाइल से भी, पुस्तक से भी। जी। जैसे मोबाइल की भी बात आई जस्ट, मोबाइल अगर देखा जाए तो वर्तमान में आप उसको किस रूप में देखते हैं, मित्र के रूप में या शत्रु के रूप में? ये देखिए कि उपयोग करने वाले की उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसे किस रूप में लेता है। आपको सभी चीज़ें पता है कि चाहे विज्ञान जिसने हमें इतनी सुख सुविधाएं प्रदान की है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं और लाभ भी हैं। तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार लेते हैं। कविता लिखने की सर्वाधिक और महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? कविता लिखने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है, 2 कसौटियां हैं। एक सबसे पहले कि गहराई से अध्ययन करना उस विषय के बारे में, और कल्पना, 2 चीज़ें। बिल्कुल। क्या जैसे आप हिंदी में लगातार कविताएं लिख रहे हैं, क्या आप इंग्लिश में भी कोई कविता लिखते हैं? जी, इंग्लिश में भी मैंने 3-4 कविता लिखी हैं, जिसमें सबसे पहली कविता थी डोंट स्टॉप। जी, उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तृत रूप से बताइए। उसके बारे में विस्तृत रूप से, डोंट स्टॉप ऐसी कविता है कि जो हमें मतलब कि चैलेंजेस को फेस करने, उसके सल्यूशंस कैसे हम निकाल सकते हैं, और जीवन में कि हम वो डिफ़िकल्टीज को कैसे फेस करें, निराशा में ना जाएं, होप बनी रहे, इसके बारे में कविता है। कहा जाता है कि लोग आजकल आलोचना जी को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। जी, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि आलोचना कैसी होनी चाहिए? जी देखिए, आलोचना देखिए कई मायनों में ज़रूरी है, और मेरी इस पे कुछ पंक्तियां भी हैं कि क्या यह निंदा, क्या यह विरोध, आलोचना को लेकर आप लिखे हैं? जी, क्या यह निंदा, क्या यह विरोध, इसका अगर करने बैठूं मैं शोध, कि अगर शोध का मतलब कि मैं अगर इसके बारे में सोचने बैठूं, अगर जरा कुछ उसमें उस चीज़ का होना चाहिए बोध, यह ताकत देता भीतर से नहीं है कोई अवरोध। तो मैं बता दूं इसकी पंक्तियां कि यह हमें भीतर से ताकत देता है, यह हमारे लिए अवरोध नहीं है। तो आलोचना यदि आपकी कोई करता है तो आप उसे एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लीजिए, वो आपकी कमी ही बताएगा और आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अब आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ। जी, वर्तमान में अगर देखा जाए तो सभ्य समाज जी
जो शिक्षित वर्ग भी हैं जी या शिक्षित नहीं भी हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन में करूंगा, जी वो गलत दिशा की ओर मुड़ रहे हैं, जी उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? क्या उसके लिए भी आप कोई कविता लिखे हैं या लिखेंगे? जी, मैंने अभी तो लिखी नहीं है। मैं इसके बारे में लिखा हूँ क्योंकि ये टॉपिक मेरे ध्यान में है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा प्रचलित मुद्दा है, मामला है। तो और ये देखिए कि आजकल ऐसे कई है कि नशा है और मोबाइल का भी दुरुपयोग किया जा रहा है कि कई कई प्रकार के गलत जानकारियाँ लोग लेके इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे सबसे ज़रूरत चीज़ें हैं कि कुछ हमारे शिक्षा में क्या नाम है कि कुछ ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, साथ ही सरकार कुछ ऐसे बदलाव करे कि शिक्षा प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा ना रह जाए और लोगों को कुछ जानकारी मिले, जागरूक हों, जिससे वो गलत दिशा में की ओर ना जाएं। सिर्फ डिग्री तक सीमित ना रह जाए, शिक्षा तक भी सीमित जी, रह जाए। डिग्री तक सीमित ना रह जाए, भले ही कि उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए, समाज को वो अग्रसर कर सकें, ऐसी उनमें बुद्धि का विकास हो, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि केवल डिग्रियां किलो के भाव में मिल जाएं। आप आने वाले समय में क्या बनना चाहेंगे? क्या तैयारियां आप कर रहे हैं? आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है? फ्यूचर प्लान के बारे में तो अभी मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताना चाहूँगा, फिर उसके बारे में कभी बाद में चर्चा हो पाएगी। चूंकि मैं जर्नलिज्म में हूँ, क्या आपका जर्नलिज्म की ओर झुकाव है? जी, जर्नलिज्म और ये काव्य एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये पूरक है, तो हो सकता है कि इसमें भी झुकाव उत्पन्न हो जाए। जी चलिए, तो अमन जी, आपका प्रथम न्याय न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो सीधी जिले के बाल कवि अमन द्विवेदी हैं, जो लगातार अभी इन्होंने बताया कि 30 कविताएं ये लिख चुके हैं और आने वाले समय में ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इनका झुकाव भी जर्नलिज्म की ओर है। तो आने वाला वक्त ही यह तय करेगा कि इनके ज़िंदगी का मोड़ किस ओर रुख लेता है। बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।